स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति दीक्षित और आपका वेलकम है मेरे चैनल इजी साइंस बाय तृप्ति दीक्षित में। आपके सपोर्ट के लिए और आपके सब्सक्रिप्शन के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट आपको जो कंपटीशन क्लासेस की प्रिपरेशन में मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था रेडियो एक्टिविटी मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इज़ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट एंड ब्रॉड कंसेप्ट, और रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पर हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आज भी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स का यूज़ देख रहे हैं और इसका यूज़ मैक्सिमम मेडिसिनल लाइंस में होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी ही बेसिस है हमारे मेडिसिनल साइंस का। तो द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी फर्स्टली come in the mind of F. Juliet in 1934 and he supported by I. Curie हमारे साइंटिस्ट थे, उनका सपोर्ट मिला था और तब जाके एफ जूलियट ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट अपने माइंड में लेकर आए थे। इसके बाद रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन एटम को ट्रांसफर किया था, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था नाइट्रोजन एटम पर हीलियम की बम्बार्टमेंट या अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करके, और उसके बाद ये ऑब्टेन किया था ऑक्सीजन का एक एटम जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करता था, वो था 8O17। सो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड द एटॉमिक मास 17 was the first artificial radioactive element प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ जो बात हो रही है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एलिमेंट को लिया और उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स उसके न्यूक्लियस को चेंज कर दिया गया बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन्होंने नया एलिमेंट ऑब्जर्व किया जो विच कैन ऑल्सो बी ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो 8O17, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाय प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इट इज 8O17 ऑक्सीजन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, तो यहाँ पर आता है रेडियम इज द मोस्ट पावरफुल रेडियो एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। ठीक है, तो ये तो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार होता है कि रेडियम क्या था, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो वो है रेडियम एलिमेंट इज द मोस्ट पावरफुल रेडियो एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इससे यहीं से आ सकता है कि रेडियम जो कि मोस्ट पावरफुल रेडियो एलिमेंट है, वो उसकी खोज किसने की थी, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, इसमें टर्म आता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स का टोटल नंबर, जिस दौरान वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना है, उसका उस टाइम में उस टोटल नंबर ऑफ रेडियो एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, मतलब स्प्लिट अप इनटू स्मॉल पीसेस एंड रिप्रेजेंटेड बाय, तो रेडियो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एलिमेंट इज टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एलिमेंट डिसइंटीग्रेटेड। जब कोई रेडियो एलिमेंट डिसइंटीग्रेटेड होता है, इट मीन्स उसका न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है, तो उसके टोटल नंबर का हाफ टाइम जो होता है वो कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एलिमेंट का इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसका हम किस फॉर्मूले से उसमें हाफ लाइफ पीरियड हम निकालते हैं। दिस फॉर्मूला इज T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। दिस लैम्डा इज शोज डिके कांस्टेंट, इट इज डिके कांस्टेंट। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपको हाफ टाइम दिया हो तो आप ये लैम्डा को बता सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है T12 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू
डिके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. Next point of the radioactivity is unit of radioactivity. How can we measure radioactivity in which kind of units? So 1 Curie, 1 Rutherford and 1 Becquerel, because they all are responsible for the discovery of radioactive elements. So इनकी जो यूनिट्स थी इन्हीं के नाम पर दी गई, 1 क्यूरी, 1 रदरफोर्ड एंड 1 बैकरेल. जब हम 1 क्यूरी की बात करते हैं तो ये इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 डिके पर सेकेंड में इतने एटम्स इसमें डिके हो जाते हैं. 1 क्यूरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. ठीक है, ऐसे बैकरेल के लिए भी हम लिखते हैं 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड. हाउ इन विच टर्म्स वी कैन मेजर द स्टूडेंट? इट इज मेजर्ड बाय जीजर मुलर काउंटर. मतलब रेडियो एक्टिविटी को अगर हम मेजर करते हैं तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं, एलिमेंट्स को मेजर करते हैं जिस मशीन से, उसे हम कहते हैं जीजर मुलर काउंटर. This one marks question for all competition classes, that Ziegler-Muller counter is used to measure the radioactivity of elements. नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स को जब हम बम्बार्ड करते हैं किसी भी एलिमेंट पर तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं. एटॉमिक मासेस में क्या चेंज होता है और एटॉमिक नंबर्स में क्या चेंज होता है ये देखते हैं. तो अल्फा पार्टिकल्स lowers the mass number 4 and atomic number 2. जब भी किसी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं हम किसी भी एलिमेंट पर तो उस एलिमेंट से मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास वो कम हो जाता है 4 पॉइंट में और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 पॉइंट में. ऐसे ही बीटा पार्टिकल की जब हम बम्बार्डमेंट कराते हैं तो नो इफेक्ट ऑन मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं होता. जिस पर भी हमने बीटा पार्टिकल बम्बार्ड कराया है उस एलिमेंट के मास नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है बट इंक्रीजेस. लेकिन क्या बढ़ जाता है? एटॉमिक नंबर 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. नेक्स्ट आता है कार्बन 14 टू कार्बन 12. These are the isotopes of carbon which is used to detect the exact age of fossils. Few fossils like dinosaur के फॉसिल हमें मिले या हमें किसी भी civilization के fossils मिलते हैं तो how can we recognize कि वो कितने पुराने हैं. तो वहाँ पर हम कार्बन डेटिंग करते हैं. इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं और कार्बन डेटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? कार्बन 14 और कार्बन 12 is used to measure the age of fossils, dead trees and plants. 6000 करोड़ साल पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे अर्थ पर बट लेटर वो कोलिजन्स की वजह से, कैलेस्टियल बॉडीज की वजह से, एस्ट्रॉइड्स की वजह से वो खत्म हो गए. तो जब वो डेड और डिकेइंग कंडीशन में पहुंच गए और इसके बाद में उनको डिस्कवर किया गया तो डिस्कवर करने पर उनकी एग्जैक्ट लाइफ, आज हम कहते हैं कि अर्थ की एज इतनी पुरानी है या कोई फॉसिल मिला उसकी एज इतनी पुरानी है, तो क्यों, कैसे हम ये कह सकते हैं? तो इसलिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं. तो कार्बन 14 से कार्बन 12 ये 3 ऐसे एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका यूज हम करते हैं फॉसिल्स की, डेड ट्रीज और प्लांट्स की एज को डिटेक्ट करने के लिए. अब बात आती है कि अर्थ की एज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से? तो अर्थ की एज को हम डिटेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम 238 92U238 इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ अर्थ. अर्थ की एज को एस्टिमेट करने के लिए हम जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं वो है यूरेनियम 92-238. 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 और 38 इसका एटॉमिक मास है. इसी तरीके से बहुत सारे यूजेस आते हैं मेडिसिनल लाइंस में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के. जैसे अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट 60 की तो कोबाल्ट का इस 60 का एटॉमिक नंबर है 27.
27 कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन थेरेपी फॉर कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में, थेरेपी में और ब्रेन ट्यूमर्स के डिस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं कोबाल्ट 60 का। क्यों और कैसे यूज करते हैं कि कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन थेरेपी ऑफ कैंसर and it destroying also brain tumors by emits gamma rays when we therapies when हम ट्रीट किए जाते हैं जब कोई भी पेशेंट है जिसको कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है, अगर वो ट्रीट किया जा रहा है कोबाल्ट 60 की रेडिएशन से, तो कोबाल्ट 60 एलिमेंट से गामा रेज निकलेंगी और ये गामा रेज ही होती हैं जो कैंसर और ब्रेन ट्यूमर्स की सेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और हम यूज पढ़ सकते हैं कि जितने भी पाइप लाइन्स में या गैस लाइन्स जो बहुत दूर दूर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रही हैं, उनके लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, उनके लीकेज को पता करने के लिए भी हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं और जो मशीन यूज करते हैं वो है जीजर काउंटर। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटोप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लेते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जब एक ही एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास ड्यू टू वेरिएशन इन न्यूट्रॉन्स इन सेंटर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के सेंटर में ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अगर एक ही एलिमेंट के बहुत सारे जो एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम है बट उनके न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता जा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि वो एलिमेंट्स आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 17Cl35 और 17Cl37। Cl क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेम है बट इनके न्यूट्रॉन्स में, इनके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, एक ही एटम के न्यूक्लियाइस में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स आइसोटोप्स बनाते हैं, जैसे 17Cl35, 17Cl37। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स बनते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का 8O16, 8O17, 8O18, 6C12, 6C13, 6C14। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1H1, 1H2, 1H3। जब हम बात कर रहे हैं 1H1, 1H2, 1H3, तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 1H1 को हम कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। सो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में सेम एटॉमिक मास हो जाता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा है, लेकिन उल्टा क्या है? यहाँ सेम एलिमेंट्स की बात थी, सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स की बात थी, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस सेम हो जाते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, तब हम ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं। जैसे 16S40, सल्फर का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का 40, आर्गन का 40, कैल्शियम का 40। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? ये सारे एलिमेंट्स में रिलेशन क्या हो गया? दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। एंड लास्ट टॉपिक इज आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन? व्हेन टू और मोर न्यूक्लियाई ऑफ एटम हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं तो ऐसे पेयर्स को हम आइसोटोन्स कहते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 17Cl37 एंड 19 पोटेशियम 39। तो Cl में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लें और हम पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देख लेंगे तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आखिर कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। जब हम 17 क्लोरीन 37 की बात करते हैं तो 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हो गए 20, क्योंकि 37 - 17 करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं हम पोटेशियम की। प्रोटॉन्स 19 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 19 है और न्यूट्रॉन्स हैं 20। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे एलिमेंट्स के पेयर को हम आइसोटोन्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की कंपटीशन की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। थैंक यू।